हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9th फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशन। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे नेचर के इवेंट्स हम ग्रेविटेशन के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग भी यहीं से ही करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये नेचर के कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण। जैसे सबसे पहले आप देख लो, टाइड्स जो आती हैं समुंदर में या वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, तो उसका कारण भी ग्रेविटेशन है। अभी तक हमने पढ़ा था कि मून के पुल के कारण टाइड्स आती हैं, ठीक है, मगर अकेले मून के कारण नहीं, अर्थ भी उसमें अपना सहयोग देती है। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये मून है, ठीक है, मून जब यहाँ पे है, अब मून भी अट्रैक्ट कर रहा है उसे, ठीक है, वाटर को, और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब जब मून यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे आ गया तो मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है। जब मून यहाँ पे आ गया तो मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो हाई टाइड्स हैं, हाई टाइड्स कब आएंगी? जब मून या तो इस पोजीशन पे हो या तो इस पोजीशन पे हो, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हो। नीप टाइड मतलब ये नीप टाइड्स हैं, ठीक है। नीप टाइड्स मतलब वहाँ अब टाइड्स लो हैं, इतनी हाई नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड मतलब स्प्रिंग्स में जो टाइड्स है वो हाई टाइड्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे भी हाई टाइड्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हाई टाइड्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग टाइड ऑब्वियस है हाई टाइड होएगी। और क्यों होएगी? क्योंकि यहाँ पे मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, सन और सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिर्फ मून की अट्रैक्शन रह गई, इसलिए कम है। जब यहाँ पे आ गया तो सन की भी अट्रैक्शन है, मून की भी अट्रैक्शन है, ठीक है। जब यहाँ पे मून आ गया तो सिर्फ मून की अट्रैक्शन है, इसलिए नीप टाइड है, ठीक है, मतलब लो टाइड्स है। तो अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इवेंट देखो, फ्री फॉल, ठीक है। कहीं से किसी हाइट से गिर गए तो धरती माता हमें अपने तरफ खींच लेती है, ठीक है ना। तो यही धरती माता का प्यार है, अपनी तरफ खींच लेती है सभी को। अब जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, बॉल को मैंने फेंका। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना होती तो सीधे ये ऐसे ही चला जाता, ठीक है ना। तो ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, कहती बेटा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सैटेलाइट्स क्यों मूव होती हैं? सैटेलाइट्स का मूव होना ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द सैटेलाइट, ठीक है। मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। वो क्यों घूमता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, ठीक है ना। तो यही है, हम जब छोटे होते थे हम अपने मम्मी पापा से पूछते थे कि टाइड्स क्यों आती हैं, ठीक है, वो कहते थे ग्रेविटी के कारण। मून क्यों घूमता है? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वही है, सबने कहानी सुनी है। न्यूटन एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर एप्पल गिर गया, तो उसका दिमाग चला कि भाई ऐसे क्यों हुआ, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, ठीक है। वहीं से उसको ग्रेविटी का ख्याल आया, तो वहीं से उसने मतलब कि लॉ बनाया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये कहानी सभी ने सुनी हुई है। तो अब स्टूडेंट्स, न्यूटन ने क्या लॉ दिया था ग्रेविटेशन का, और इसी लॉ के बेसिस पे हम जितने भी इवेंट्स हमने देखे ये सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब है क्या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज यूजुअली स्टेटेड एज दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है, ऐसा नहीं है कि अर्थ और जो बड़ी बॉडीज़ हैं, ठीक है, बड़ी हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में ही है फोर्स,
ठीक है, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जैसे मेरे सामने कैमरा पड़ा है, मेरे और कैमरे के बीच में भी अट्रैक्शन है, ठीक है, मेरे और पेन के बीच में भी अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब हमारे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो तो अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है, अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है। हालांकि ये देखो, पेन को अगर मैंने छोड़ा तो ये नीचे आया, ना कि मेरी तरफ, बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेन एंड अर्थ इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेन एंड मी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे डिपेंड करता है मासेस पे, ठीक है। अगर दो मासेस हैं, दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई होगा, जैसे मैंने आपको बताया मेरे और कैमरे के बीच में है, मेरे और वाइट स्क्रीन के बीच में है, ठीक है। हालांकि ये वाइट स्क्रीन मेरी तरफ नहीं खींची जा रही, या कह लो कैमरा मेरी तरफ नहीं खींचा जा रहा, क्योंकि ये वीक फोर्स है, क्योंकि मासेस जैसे मेरे और कैमरे का जो मासेस है कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल है, ठीक है। अगर जैसे इसी पेन को मैंने छोड़ा, ये मेरी तरफ नहीं आया, नीचे गया, क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, ये सीधे डिपेंड करता है मास पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ग्रेविटी फोर्स जो है वो बड़े मासेस के बीच में होता है, छोटे मासेस के बीच में भी होता है, मगर वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ वीक फोर्स। 4 फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट नेचर में, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इनमें सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, मगर हमारी डेली लाइफ में बहुत ये यूज़फुल है, हम नेचर के बहुत सारे इवेंट्स इस फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीक बट हैंस इट इज़ यूज़फुल, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखो, इसको डिफाइन करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की हर पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में कोई भी एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। with the force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं कि दो अगर masses में बनाऊं, ठीक है, this is m1 and this is m2, ठीक है। चलो इसको मैं m1 and second is ठीक है m2। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब कि m1 को कौन खींचेगा? m2 खींचेगा, ठीक है, और m2 को m1 खींचेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। मतलब आप न्यूटन लॉज पढ़ के आए हो, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि m2 ने m1 को अपनी तरफ खींचा, मतलब एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन m2 पे भी हुआ, ठीक है। उसका रिएक्शन मतलब जितने फोर्स से m2 ने m1 को खींचा, ठीक है, m1 ने उतने ही फोर्स से m2 को भी अपनी तरफ खींचा, ठीक है। एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, दोनों फोर्सेस मतलब कि पेयर ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन का एक फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता, पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये जो फोर्स है,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया दीज आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ में आपको बताया था मैंने कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है डायरेक्शन अपोजिट है। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़ पे भी एक्ट हो रहा है। इनकी नेचर सेम होनी चाहिए, नेचर भी सेम है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या कहा गया कि ये जो फोर्स है F21 इज इक्वल टू F12, ठीक है, इसको चलो मैं F बना लेता हूँ। तो कहते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जितना ज़्यादा मास होएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होएगा, ठीक है ना। हालांकि हेवनली बॉडीज़ जो हैं उनका मतलब कि मासेस ही इतना ज़्यादा होता है, जैसे अर्थ और सन के बीच का मतलब मास जो है दोनों बॉडीज़ का इतना ज़्यादा है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो काफ़ी कंसिडरेबल बन जाता है, मतलब कि सिग्निफिकेंट बन जाता है वो फोर्स, ठीक है, जिसके मासेस ज़्यादा हों। हालांकि जैसे मैं और कैमरा हमारे भी मास हैं, ठीक है, मगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काफ़ी कम आएगा हमारे बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज हमारे मासेस काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ठीक है ना। हालांकि सभी बॉडीज़ के बीच में होता है ये, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स आर, ठीक है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं हम, ओके, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कह देते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो कहते हैं इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो फोर्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स ऑब्वियसली है 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो मैंने कैपिटल G यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। और G स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी और डिटेल में डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ये स्टूडेंट्स लॉ दिया था न्यूटन ने, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लॉज होते हैं ना जो भी, इनके कोई प्रूफ्स नहीं होते, ठीक है। ये मतलब कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला आया, ठीक है, इसमें काफ़ी मतलब कि साइंटिस्ट कोई भी साइंटिस्ट कोई भी अगर लॉ बनाता है तो काफ़ी टाइम की उसकी मेहनत होती है, ठीक है। एक तरह से थीसिस लिखी जाती है, डेजर्टेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है, तो उनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद आपके किताबों में इन द फॉर्म ऑफ लॉ आता है, ठीक है ना। तो लॉ का कभी कोई प्रूफ नहीं होता, मतलब ये जो रिज़ल्ट दिया न्यूटन ने काफ़ी पहले दिया था, तो ये मतलब कि प्योर वैलिड है आज भी, ठीक है। आज भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जी की हम और थोड़ी बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले आप देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि कांटेक्ट में तो आए नहीं, दूर से उसी को अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे थोड़ी ना हुआ इस मास ने अपनी बाजुएं निकाली, ठीक है, और उसको अपनी तरफ खींच लिया, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्चुअल में होता क्या है, ये मास और ये मास, ठीक है, चलो एक की बात कर लेते हैं।
अपने ना अराउंड एक रीजन क्रिएट करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह देंगे, हालांकि जूनियर लेवल पे हम इतना नहीं पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में वो रीजन एक क्रिएट करता है, ठीक है। जब कोई भी मास उस रीजन में आ जाए ना, तो मतलब कि उस रीजन को हम फील्ड कह देते हैं। कोई भी मास उस रीजन में आ जाए तो मतलब जैसे ये वाला मास इसके रीजन में आ गया, तो ये मास इसको अपनी तरफ खींच लेगा विदाउट कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टूडेंट्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दिस इज इनवर्स में स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स में स्क्वायर, क्योंकि यही है ना हमारा जो फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लो। तो सेंट्रल फोर्स है ऑब्वियस, सेंटर से लगता है ये, ठीक है, सेंटर से लगता है, ऐसे सरफेस से मत लगा देना। जैसे पिछली डायग्राम में मैंने आपको बताया कि सेंटर से मैंने फोर्स बनाया था ये, ठीक है, सेंटर से बनाया था, तो ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको बताया मैंने एक्शन जितने फोर्स से वो खींचेगा उतनी फोर्स से वो दूसरे मास को भी खींचेगा, ठीक है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, आपको पता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है स्टूडेंट्स ये फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो ऑब्वियस रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में ऑब्वियस अट्रैक्शन है, मगर पॉजिटिव लाइक में रिपल्शन भी आ जाती है, मगर यहाँ पे सिंपली अट्रैक्टिव होता है फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इन नेचर है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो भी फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं या सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव भी कहलाते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेटिव एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम थोड़ा वर्क एनर्जी पावर में और डिटेल में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट्स वो फोर्स होता है अगर उस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है, अगर उस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में, और वहाँ पे प्रूफ भी करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अब सिंपली आप कंजर्वेटिव की डेफिनेशन ये याद रखो, वो फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब दोबारा कैपिटल जी की बात करते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जी एक कांस्टेंट है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू भी गिवन होएगी, ठीक है। न्यूटन ने इसकी वैल्यू तो निकाली थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी। तो जी के स्टूडेंट्स वैल्यू पता क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये न्यूटन ने निकाली थी, ठीक है। न्यूटन ने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, लॉ बनाया उसने, मेहनत काफ़ी करी होगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद उसने कैपिटल जी की वैल्यू दी थी। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी जी की, जी को हम ऐसे लिख सकता हूँ FR² अपॉन m1 m2। तो जी की अगर मैं ऐसा यूनिट मैंने देखनी है तो क्या होएगी, F की स्टूडेंट्स फोर्स की क्या होती न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती मीटर, मीटर का स्क्वायर, और मास की क्या होती है केजी, केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, एसआई में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स इसे यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, क्योंकि
इसकी जो वैल्यू है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होएगी। अगर दो मासेस हैं, अगर वो वैक्यूम में पड़े हैं, ठीक है, मान लो दो मासेस हैं, 2-2 kg के हैं, 2 मीटर पे पड़े हैं, ठीक है, वैक्यूम में पड़े हैं, तो जितना फोर्स वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं वही फोर्स होएगा अगर यही दो मासेस 2-2 kg के 2 मीटर पे रखे हुए हैं, अगर यही मासेस हम वाटर में रख दें, फोर्स सेम होएगा। अब समझो इस चीज़ को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बिटवीन टू मासेस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख सकते थे हम, ये जो फोर्स है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच masses आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सल कहा गया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझें हम, अब स्टूडेंट्स ये जो जी है, ठीक है, चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं दो मासेस ले लेता हूँ, 1 kg, दूसरा मास भी ले लेता हूँ 1 kg का, और मैं 1 मीटर पे रख देता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगा, मतलब फोर्स कितना आएगा इनके बीच में, यही फॉर्मूला लगाऊंगा ऊपर वाला, G1 × 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, G न्यूटन के। तो G को डिफाइन कैसे करना है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू masses of 1 kg each placed at 1 meter separated by 1 meter। ठीक है ना, मतलब G क्या है, G is the force between the two masses of unit kg each separated by a 1 meter। ठीक है ना, या placed at distance 1 meter from each other। ठीक है, तो G को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, G को डिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ, G इज द फोर्स बिटवीन टू masses each of unit kg placed at unit distance from each other, unit distance from each other। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कहाँ से आया, कौन सी इक्वेशन से आया, F जब G बन गया, ठीक है ना, इनटू ऊपर भी 1 × 1 था, नीचे 1 का स्क्वायर था, तो F G के इक्वल ही आ गया ना। तो इस इक्वेशन से मैंने G को डिफाइन करा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप खुद देखो, जो 1 kg के मासेस 1 मीटर पे पड़े हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होएगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। मतलब इतना कम फोर्स है, इतना कम। 2 kg के मास अगर 1 मीटर पे पड़े हैं, उनमें इतना नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लो, जैसे मेरा मास है 80 kg, ठीक है, और इस पेन का मास ले लो 200 ग्राम। ठीक है, तो हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी रिलेटिवली काफ़ी कम आएगा। ठीक है, अब अगर अर्थ का मास लिया जाए, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg, और इसका मास लिया जाए
ठीक है, 1 मीटर पे हम रख दें, मतलब 1 मीटर पे तो चलो रखेंगे नहीं, क्योंकि अर्थ के सेंटर से हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे ना, सेंटर से सेंटर हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस। तो वही बात है, अब मेरा और इसका मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अर्थ और इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे वो इतना ज़्यादा आएगा, मेरा और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल लगेगा, ठीक है ना। आप इसे मेज़र भी कर सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो मतलब कि बहुत कम फोर्स है। अब देखो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने इस जी को वैल्यू दी है 6.67 × 10⁻11। ये बिल्कुल उसने ना सोच के, एक्सपेरिमेंट्स करके, रिसर्च करके दी है, क्योंकि उसको पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है अगर हम छोटे मासेस की बात करें। तो उसके हिसाब से इसने जी की वैल्यू बहुत कम दी है, ठीक है ना। इसीलिए 1 kg जो है 1 मीटर पे अगर पड़े हैं, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि फोर्स ही नेग्लिजिबल है, इतना कम फोर्स, इससे तो कुछ हुए ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मतलब कि इसीलिए अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब अगर फोर्स सिग्निफिकेंट फोर्स आपने फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स एक का मास यहाँ पे g × m1 × m2 अपॉन r², एक का जो मास है ये इतना तो होना चाहिए ताकि इस g को मतलब कैलकुलेशंस में डोमिनेंस दिखा सके। मतलब इस मास, एक कम से कम एक एटलीस्ट एक मास की तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए ना, अगर फोर्स सिग्निफिकेंट लाना है, ताकि वो जी को कैपिटल जी को डोमिनेट कर पाए, ठीक है ना। तो यही हो रहा है अर्थ और इस पेन के बीच में। हालांकि पेन का मास बहुत छोटा है मगर अर्थ का मास बहुत बड़ा है, ठीक है। इसीलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये इसकी तरफ गिर रहा है, क्योंकि अर्थ का मास कैपिटल जी की इतनी स्मॉल वैल्यू को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हालांकि ऑब्वियस है डिस्टेंस बिटवीन, ये आर क्या होएगा अगर पेन और अर्थ की बात करूं, दो बॉडीज़ की, पेन एंड अर्थ की बात करूं, तो आर क्या होएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पेन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिस्टेंस भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्थ अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर अर्थ यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक पेन पड़ा है, तो ये स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस होएगा ना सेंटर टू सेंटर, तो ये किसके इक्वल आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के, जो कि 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। हालांकि डिस्टेंस भी बढ़ गया मगर अर्थ का मास ही बहुत ज़्यादा है, वो जी के मतलब इतने कैपिटल जी के इतने कम होने को भी डोमिनेट कर देता है और डिस्टेंस को भी डोमिनेट कर देता है वो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए पेन जो है वो अर्थ की तरफ जा रहा है, ना कि मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी 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 नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन दिस पेन एंड द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल फोर्स वी कैन से दैट देयर मासेस मस्ट बी इक्वल। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अर्थ जो है, अर्थ बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मैं सरफेस पे ले लेता हूँ, मतलब अर्थ की सरफेस पे, एक अर्थ की सरफेस से थोड़ा दूर ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होएगा, मतलब ये मैंने बॉडी ली है h हाइट, सरफेस से h हाइट, मतलब अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर मैंने बॉडी ली है, तो ये डिस्टेंस r e और ये h, ठीक है।
अब देखो, अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है इक्वल फोर्स से, ठीक है, चलो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसका मास m1 मान लेता हूँ, इसका मास m2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं फोर्स लिख लेता हूँ, मास ऑफ अर्थ me मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फोर्स ये F1 मान लेता हूँ और ये फोर्स मैं F2 मान लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल फोर्स, इसका मतलब F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, और F1 की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू M1 अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अर्थ। F2 की वैल्यू क्या आएगी, M2 इंटू मास ऑफ अर्थ, M2 इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड M2, RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि M1 M2 के इक्वल होएगा, नहीं कह सकते, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है, यहाँ पे हमें दिख रहा है RE प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू M2 बाय M1। M2 बाय M1 जो है, हम कब कहेंगे कि मासेस मस्ट बी इक्वल, M2 एंड M1 कब कहेंगे, जब ये इसके इक्वल होएगा, मतलब कि दोनों अगर मासेस सरफेस पे पड़े होते, या ऐसे भी कह सकते थे दोनों मासेस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर सेम है, मतलब अगर दोनों मासेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर सेम है, अगर ये फैक्टर सेम है, तब मैं कह सकता था मास इक्वल है, ठीक है। अगर डिफरेंट सेपरेशन में अर्थ से, तो ऑब्वियस M2 M1 इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे M2 M1 इक्वल नहीं है, M2 M1 तब आएंगे ना अगर ये इससे कट जाए। तो ये कैसे कट जाएगा, तो ये तो ज़्यादा इससे, तो ऑब्वियस यहाँ पे अगर फोर्स आपने इक्वल करना है, ये इससे ज़्यादा है, तो M2 भी M1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कैन वी से दैट देयर मासेस मस्ट बी इक्वल, ये हम तभी कह सकते हैं अगर दोनों सेम सेपरेशन पे हैं अर्थ के सेंटर से, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, इफ अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, इफ इट डज व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब आप देखो कि ये अर्थ है, ठीक है, और एप्पल, ये मैंने एप्पल ले लिया। आपको मैंने बताया है कि जितने फोर्स से एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल, ठीक है, और ये होएगा फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, मगर अब आप देखो इसको एक्सेलरेशन से समझाया जा सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है F/m होती है, मास किसका, बॉडी का मास, ठीक है। तो अगर मैंने एप्पल की एक्सेलरेशन देखनी है, ठीक है, एप्पल की एक्सेलरेशन देखनी है, तो एप्पल का मास होएगा, तो F क्या है, फोर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस, चलो सरफेस पे पड़ा है तो रेडियस ऑफ अर्थ इनटू m, ये कट गया, ठीक है। तो एप्पल की जो एक्सेलरेशन है वो इतनी है, दिस इज एप्पल, एप्पल की एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, चलो इसको A1 मान लेता हूँ, ठीक है, फोर्स तो सेम है, M1 इज द मास ऑफ एप्पल। अब स्टूडेंट्स अगर यही हमने अर्थ की एक्सेलरेशन की बात करनी है, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में एक्सेलरेशन की बात होएगी, तो F बाय, अब मास अर्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास भी डालना पड़ेगा ना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख लो, ठीक है, फोर्स की वैल्यू आएगी
g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ एप्पल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे देखो ये कट गया। अब अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आई। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू और इस वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एप्पल की एक्सेलरेशन और अर्थ की एक्सेलरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो यहाँ पे अर्थ का मास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एप्पल का मास आ रहा है। तो जी तो आपको पता ही है, जी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी, अब कैलकुलेट करके देख लेना। जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, अर्थ का रेडियस आपको पता है, एप्पल का मास कितना होएगा। अब एप्पल मान लो कितने का होएगा, 200 ग्राम का या 250 ग्राम का एप्पल हुआ। उसमें वैल्यू पुट करके देखो कि अर्थ की जो एक्सेलरेशन है ना वो नेग्लिजिबल आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 ही आएगी, नेग्लिजिबल होगी ज़रूर, ठीक है। हालांकि एप्पल अगर अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, एप्पल अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अर्थ भी उसकी तरफ जाएगी, ठीक है, अर्थ भी उसकी तरफ एक्सेलरेट होएगी। अगर एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है तो अर्थ भी एप्पल की तरफ जाएगी, मगर अर्थ की एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि अर्थ इज़ स्टेशनरी। हालांकि अर्थ भी उसकी तरफ जा रही है, बट इट इज़ नेग्लिजिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट इफ द अर्थ अट्रैक्ट टू बॉडीज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विद द सेम फोर्स देन देयर मासेस आर इक्वल। अभी हमने देखा था यही क्वेश्चन, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे पड़े होंगे, इसको वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैं यहीं से प्रूफ बता देता हूँ। अगर दो मासेस मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं, ये अगर सेम डिस्टेंस है, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस है तो ऑब्वियस मासेस भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हमें पूछा है कि अगर सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं, ठीक है, फोर्स भी सेम है तो मासेस भी सेम होने चाहिए, ठीक है। फोर्स तो हमने इक्वल कर ही दिया था, यहाँ पे फोर्स इक्वल कर दिया था, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियस m2 m1 के इक्वल आएगा। अगर ये फैक्टर इसके इक्वल है तो m2 m1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, मास ऑफ सन इज 2.0 × 10⁻36 kg और अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg। तो सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन लॉ लगा के। जी यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लो, 6 × 10⁻²⁴ 24 × 2 × 10⁻36, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही है, ग्रेविटेशन में ना होता क्या है, कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी सारी होती हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी होती हैं इसमें। तो वही है, अब इसे आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स F, what will be the new force between them if third mass is brought and placed equidistant from them। अब स्टूडेंट्स देखो, दो मासेस हैं, ये भी इसको F से खींच रहा है, ठीक है, ये भी इसको F से खींच रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तीसरा मास हमने रख दिया, हालांकि दोनों का इसका डिस्टेंस दोनों से सेम है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स ये जो मास है, अब ये इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा F' से, ठीक है ना, और इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। चलो F" ले लो।
अब पूछा क्या है कि ये ओरिजिनली ये दो मासेस पड़े थे, इनके बीच में फोर्स था F, ठीक है। अगर तीसरा आ गया, अगर तीसरा कोई आ गया तो इस फोर्स को कोई फर्क पड़ेगा, मतलब इस फोर्स में कोई चेंज आएगा? ये फोर्स तो उतना ही रहेगा। हालांकि अगर वेक्टर अलजेब्रा हमें आता है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये फोर्स तो वही रहेगा, मगर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन द टू मासेस, ठीक है, विल नेवर चेंज इफ थर्ड मास इज ब्रॉट नियर देम, ठीक है ना। मतलब कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास। इनके बीच में फोर्स उतना ही रहेगा चाहे तीसरा मास आ जाए, इनके बीच में नहीं फोर्स बदलने वाला। हालांकि नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स इस पे दोनों पे क्या आ जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। नेट फोर्स है वो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन होती है, ठीक है। ये आपको 9th में पढ़ाया जाएगा, मगर लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स नेट फोर्स बदल गया, नेट फोर्स यहाँ पे बदल गया, मगर ये वाला फोर्स नहीं चेंज हुआ। यही पूछा है हमें, दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं F फोर्स से, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में फोर्स कितना होएगा इफ थर्ड मास इज ब्रॉट एंड प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देम, ठीक है। इनके बीच में फोर्स नहीं बदलने वाला। हालांकि ऑब्वियस है नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो स्टूडेंट्स उतना ही रहेगा फोर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सॉरी फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है ना। या फोर्स बिटवीन टू मासेस नेवर चेंजेस इफ थर्ड मास इज ब्रॉट नियर देम, ओके ना। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर था ऑब्वियस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। हालांकि हमने आज भी एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन किया, तो एक्सेलरेशन की डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ग्रेविटेशन की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।